बोंकू बाबू का दोस्त। कभी किसी ने बोंकू बाबू को क्रुद्ध होते नहीं देखा था। सच कहें तो ये कल्पना करना कठिन था कि अगर किसी दिन उन्हें गुस्सा आ गया तो वो न जाने क्या कहेंगे या क्या कर देंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास क्रोधित होने का अभी कोई कारण ही न रहा हो। बोंकू बाबू पिछले 20 वर्ष से काकुरगाछी प्राइमरी स्कूल में भूगोल और बंगाली पढ़ा रहे थे। हर वर्ष पुराने छात्रों की जगह नए छात्रों का एक समूह आ जाता था। लेकिन लेकिन छात्र चाहे पुराने हों या नए, बोंकू बाबू को परेशान या चिढ़ाने तंग करने की परंपरा सभी छात्रों में कायम थी। कोई ब्लैक बोर्ड पर उनका चित्र खींच देता, कुछ उनकी कुर्सी पर गोंद लगा देते, या काली पूजा की रात वो पटाखों की लड़ी में आग लगाकर उनके पीछे छोड़ देते। बोंकू बाबू ऐसी किसी शरारत से क्षुब्ध नहीं होते। बस कभी कभी वो अपना गला खखारते और कहते, शर्म करो लड़को। शांत बने रहने का उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अन्यथा कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। अगर वो अपना आपा खो देते और गुस्से में आकर अपनी नौकरी छोड़ देते तो उन्हें मालूम था कि इस आयु में दूसरी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक ये भी था कि हर कक्षा में कुछ अच्छे विद्यार्थी हमेशा रहते हैं, नटखटी लड़कों से कक्षा भरी होने के बावजूद। इन गिने चुने अच्छे लड़कों को पढ़ाना बोंकू बाबू के विचार में इतना लाभप्रद था कि वो एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को धन्य मानते थे। यदा कदा वो उन लड़कों को अपने घर बुलाते, उन्हें नाश्ता कराते और उन्हें विदेशों तथा रोमांचक साहसिक कार्यों की कहानियां सुनाया करते। बोंकू बाबू ने उन्हें अफ्रीका में जीवन के बारे में बताया, उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया, बुजिल में नर मांस खाने वाली मछलियों के बारे में बताया और अटलांटिक नामक उस महाद्वीप के बारे में जानकारी दी जो समुद्र में डूब गया। वो एक अच्छे गयोड़िया थे, अपने श्रोताओं को वो वशीभूत कर देते थे। सप्ताहांत के दौरान बोंकू बाबू पेशे से वकील श्रीपत मजुमदार के घर चले जाते, क्योंकि उन्हें शाम का समय ऐसे नियमनिष्ठ पुराने विद्यार्थियों के साथ बिताना अच्छा लगता था। कई अवसरों पर वो इस इरादे के साथ लौटकर आए कि बस बहुत हुआ, अब दोबारा कभी नहीं। कारण सिर्फ ये था कि वो अपने स्कूल में लड़कों के नटखटपन को तो सहन कर सकते थे, लेकिन वो जब बड़े होकर अधेड़ उम्र में पहुंचकर भी उनका मजाक उड़ाने लग जाएं, तो उनके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। श्रीपत बाबू द्वारा आयोजित इस तरह की संध्याकालीन बैठकों में लगभग हर उपस्थित व्यक्ति उनकी हंसी उड़ाने लगा था और कभी कभी बात इस हद तक पहुंच जाती कि उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगती थी। अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 महीने भी नहीं हुए होंगे जब हम इकट्ठा हुए थे। वो प्रेतात्माओं के बारे में बात कर रहे थे। सामान्यतया बोंकू बाबू अपना मुंह बंद रखते थे। उस दिन किन्हीं अज्ञात कारणों से उनका मुंह खुल गया और वो ऐलान कर बैठे कि भूतों से उन्हें डर नहीं लगता है। बस इतना ही कहा, लेकिन दूसरों को एक सुनहरा अवसर देने के लिए इतना ही पर्याप्त था। उस रात जब वो लौट रहे थे, रास्ते में किसी भूत ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही वो इमली के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, एक लंबी पतली आकृति ऊपर से नीचे कूदी और उनकी पीठ पर आ गिरी। उस भूत ने लगता है उस बैठक में किसी के सुझाव पर अपने बदन पर काली स्याही पोत रखी थी। बोंकू बाबू भयभीत नहीं हुए, किंतु उन्हें चोट लग गई थी। 3 दिन तक उनकी गर्दन में दर्द होता रहा। सबसे बुरी बात यह थी, उनका कुर्ता फट गया और पूरे कुर्ते पर काले काले धब्बे पड़ गए थे। ये किस प्रकार का मजाक था? ऐसी गंभीर शरारत के अलावा उन्हें दूसरे किस्म के हल्के फुल्के मजाक का निशाना अक्सर बनाया जाता था। कभी कभी उनका छाता या उनके जूते छिपा दिए जाते, कभी पान में मसाला न डालकर धूल मिट्टी भर दी जाती और वो पान उन्हें दे दिया जाता, या फिर उन्हें गाना सुनाने के लिए बाध्य किया जाता। फिर भी बोंकू बाबू को ऐसी गोष्ठियों में आना पड़ता। अगर वो नहीं जाएंगे तो श्रीपत बाबू क्या सोचेंगे? गांव में श्रीपत बाबू का रुतबा तो था ही,
बोंकू बाबू के बिना उनकी महफिल का मजा अधूरा रह जाता था। श्रीपत मजूमदार के अनुसार कुछ हंसी दिल लगी का मजा लेना बहुत जरूरी होता है। सबको ऐसा मनोरंजन कौन दे सकता था, अन्यथा बैठक करने का मतलब ही क्या था। इसी कारण बोंकू बाबू के न चाहने पर भी बोंकू बाबू को जबरन बुलवाया जाता था। एक विशेष दिन बातचीत उपग्रहों के बारे में हो रही थी। सूर्यास्त के तत्काल बाद उत्तरी आकाश में कोई तेज प्रकाशवान वस्तु चलती हुई देखी गई थी। ऐसी ही रोशनी 3 माह पहले देखी गई थी, जिसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे थे। अंत में वो एक रूसी उपग्रह निकला जिसका नाम खोत्का या पोश्का था। जो भी हो, इस उपग्रह का काम 400 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर काटना और वैज्ञानिकों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना था। उस शाम बोंकू बाबू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो अजीब रोशनी देखी थी। फिर उन्होंने निधु बाबू को बुलाया और वो रोशनी उन्हें दिखाई। तथापि वो जब तक गोष्ठी में पहुंचे तब तक निधु बाबू उस रोशनी को सबसे पहले देखने का पूरा श्रेय ले चुके थे और बहुत शेखी बघार रहे थे। बोंकू बाबू ने कुछ नहीं कहा। उपग्रहों के विषय में किसी को भी अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने अपने विचार व्यक्त करने से कोई रोक नहीं सकता था। चंदी बाबू बोले, आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हमें उपग्रहों के बारे में चिंता करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आकाश के किसी अज्ञात कोने में कोई प्रकाश बिंदु देख लेता है और सारे अखबार उसकी चर्चा से भर जाते हैं। फिर हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसे अत्यंत विलक्षण मान लेते हैं। अपने घर के बैठक खानों में बैठकर शायद पान चबाते हुए हम उसके बारे में गपशप करते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया है। धोखेबाज। रमाकांत ने इस टिप्पणी का प्रतिकार किया। वो अभी जवान था। नहीं, हम जो लोग यहां बैठे हैं इनमें से कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये मानव की उपलब्धि है निश्चित रूप से, और एक बड़ी सफलता है उस दिशा में। अब छोड़ो भी इसे। बेशक ये एक मानवीय उपलब्धि है। मनुष्य के अलावा कौन उपग्रह बनाएगा? कोई बंदरों का झुंड तो यह काम करेगा नहीं। क्या आप बंदरों से यह अपेक्षा करेंगे? ठीक है, निधु बाबू ने कहा, अब हम उपग्रहों की बात न करें। आखिरकार है तो ये एक मशीन ही जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जैसा वे कहते हैं। घूमती हुई चक्री से भिन्न तो नहीं। लट्टू को अगर आप घुमाएंगे तो वो घूमने लग जाएगा, या कोई पंखा आप चलाना चाहें तो एक स्विच दबा दीजिए, पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। उपग्रह भी इसी तरह का होता है। लेकिन जरा रॉकेट के बारे में सोचो। रॉकेट को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं क्या? चंदी बाबू ने अपनी नाक सिकोड़ी। रॉकेट? क्यों? रॉकेट किस काम का है? ठीक है, अगर कोई रॉकेट हमारे देश में बना होता, कलकत्ता में मैदान से उड़ान भरता और हम सब टिकट लेकर उसका तमाशा देखने जाते तो जरूर बहुत अच्छा होता। लेकिन आप ठीक कहते हैं, रमाकांत ने सहमति जताई। यहां रॉकेट हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अगले वक्ता भैरव चक्रवर्ती थे। मान लो किसी दूसरे ग्रह से कोई प्राणी पृथ्वी पर आ जाए, तो क्या? अगर वो आ भी जाए तब भी आप और मैं उसे कभी देख नहीं पाएंगे। हाँ, ये बहुत सही बात है। सबकी आंखें अपने अपने चाय के प्याले की तरफ मुड़ गईं। अब कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया लगता था। कुछ क्षण की खामोशी के बाद बोंकू बाबू ने अपना गला साफ किया और बड़ी विनम्रता से बोले, मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए, अगर वे यहां आ जाएं। निधु बाबू ने पूरी हैरानी का बहाना किया। हे बणकुम, कुछ कहना चाहता है। क्या कहा तुमने बणकुम? यहां कौन आने वाला है? किधर से? बोंकू बाबू ने अपने शब्द दोहरा दिए। उनका सुर अभी भी विनम्र था। मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह से कोई यहां आ जाए। जैसी उसकी आदत थी, भैरव चक्रवर्ती ने बोंकू बाबू की पीठ पर जोर से धौल जमाई और रूखेपन से खींचते हुए कहा, शाबाश, क्या बढ़िया बात कही। दूसरे ग्रह का वो प्राणी किस जगह उतरने वाला है? मॉस्को में नहीं, न लंदन, न न्यूयॉर्क, न कलकत्ता में, लेकिन यहाँ कांकुरगाछी में।
आप बड़ी बात सोचते हैं, क्यों, ठीक है ना? बोंकू बाबू चुप हो गए, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या ये वास्तव में संभव है? यदि कोई अन्य देशीय प्राणी पृथ्वी पर उतरता है तो क्या इस बात से कोई अंतर पड़ेगा कि वो पहले कहाँ जाता है? हो सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में सीधे न जाना चाहे। थोड़ी देर के लिए ऊपर ये मान भी लें कि कांकुरगाछी में ऐसा कुछ होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पूरे यकीन के साथ कौन कह सकता है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता? श्रीपत बाबू अब तक मौन थे। अब वो थोड़ा हिले डुले तो सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपना प्याला नीचे रखा और फिर एक बड़े ज्ञाता की तरह बोले, देखो, यदि किसी दूसरे ग्रह से कोई प्राणी पृथ्वी पर आता है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वो इस ईश्वर परित्यक्त जगह पर कभी नहीं आएगा। वे लोग मूर्ख नहीं हैं। मेरा मानना है कि वे साहिब लोग हैं और वे किसी पश्चिमी देश में उतरेंगे जहां सभी साहिब रहते हैं, समझे? बोंकू बाबू को छोड़ सब लोग श्रीपत बाबू से सहमत थे। चंदी बाबू ने विषय को और तूल देने का फैसला किया। उसने चुपके से निधु बाबू को उकसाया, बोंकू बाबू की ओर इशारा किया और भोला बनते हुए कहा, क्यों, मैं समझता हूं कि बोंकू बाबू बिल्कुल सही हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि दूसरे ग्रह के प्राणी उसी जगह आना चाहेंगे जहां हमारे बोंकू बिहारी जैसे लोग रहते हैं? अगर वे कोई नमूना ले जाना चाहें तो उन्हें कुछ बेहतर मिल सकेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। निधु बाबू बीच में कूद पड़े। उनके दिमाग की तो बात ही रहने दो, उनकी सूरत शक्ल पर विचार करो। हाँ, बणकुम वाकई एक आदर्श नमूना है, ठीक किसी म्यूजियम में रखने योग्य या किसी चिड़ियाघर में। रमाकांत ने भी एक टिप्पणी ठोक दी। बोंकू बाबू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें आश्चर्य अवश्य हुआ। यदि किसी को कोई नमूने चाहिए तो क्या दूसरे भी उतने ही उपयुक्त नहीं हैं? श्रीपत बाबू को देखो, उनकी ठोड़ी किसी ऊंट की पीठ जैसी है और वो भैरव चक्रवर्ती, उसकी आंखें कछुए की आंखों जैसी हैं। निधु बाबू छछूंदर की तरह लगते हैं। रमाकांत एक बकरे की माफिक और चंदी बाबू तो एक चमगादड़ के समान। अगर एक चिड़ियाघर को भरना हो तो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोंकू बाबू ये सोचकर बैठक में आए थे कि वो कुछ देर खुद को खुश रख सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना था। वो अब यहां और नहीं रुक सकते थे। वो उठकर खड़े हो गए। क्यों, क्या बात है? क्या आप अभी से जा रहे हैं? श्रीपत बाबू ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, देर हो रही है। देर? हं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। वैसे भी कल छुट्टी है। बैठ जाओ, थोड़ी और चाय पियो। नहीं, शुक्रिया, मुझे जाना जरूरी है। कुछ कॉपियां जांचनी हैं। नमस्कार। ध्यान से जाना, बोंकुद, रमाकांत ने चेतावनी दी। रात अंधेरी है, याद रहे, और आज शनिवार है। भूत प्रेतों के लिए बड़ा शुभ दिन है। बोंकू बाबू ने बांस का बगीचा अभी आधा ही पार किया था जब उन्होंने वो रोशनी देखी। वो सारा क्षेत्र पोंचा घोष का था। बोंकू बाबू के पास कोई टॉर्च या लालटेन नहीं थी। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। सांपों के निकलने और घूमने के लिए ठंड बहुत ज्यादा थी और बोंकू बाबू को अपना रास्ता अच्छी तरह पता था। आमतौर पर बहुत लोग उस मार्ग से नहीं जाते थे, लेकिन बोंकू बाबू के लिए ये एक छोटा रास्ता था। पिछले कुछ पलों में उन्हें पता चल गया था कि कुछ असामान्य बात है। पहले तो वो उस पर उंगली नहीं रख सके। कारण चाहे जो हो, आज रात हालात कुछ अलग थे। क्या गलत था? क्या गायब था? अचानक उन्हें ध्यान आया कि झिंगुर और टिड्डे सब शांत हैं। एक भी टिड्डा नहीं बोल रहा है। आमतौर पर झिंगुर एवं टिड्डों की आवाज और भी अधिक तेज हो जाती थी बांसों के बगीचे में अधिक गहरे जाकर। आज घोर शांति थी। क्या हो गया झिंगुरों को? क्या वे सब सो गए? उलझन में थे बोंकू बाबू। उन्होंने 20 कदम और बढ़ा और फिर उन्हें रोशनी दिखाई देने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि आसपास कोई आग भड़क उठी है। बांस वन के ठीक बीच में एक तलैया के निकट खेती हेतु साफ की गई जमीन में एक काफी बड़ा मैदान गुलाबी रोशनी में चमक रहा था। हर शाखा और हर पत्ती पर मंद प्रकाश पड़ रहा था।
नीचे तलैया के पीछे के भूभाग में अधिक तेज गुलाबी प्रकाश था, लेकिन ये आग नहीं थी, क्योंकि ये जो कुछ भी था एकदम निश्चेष्ट था। बोंकू बाबू ने चलना जारी रखा। शीघ्र उनके कानों में गुंजन होने लगी। उनको ऐसा महसूस हुआ मानो कोई जोर जोर से लंबे नकीले स्वर में गुनगुना रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। बोंकू बाबू को झुरझुरी होने लगी, फिर भी एक जबरदस्त जिज्ञासा उन्हें आगे खींच ली गई। जैसे ही वो बांस के तनों के एक झुरमुट से आगे निकले, कोई वस्तु उन्हें दिखाई दी। ये वस्तु शीशे के एक बड़े कटोरे जैसी थी, जिसे पूरे तालाब पर उल्टा रख दिया गया था। उसकी परमासी रंगत के अंदर से एक तेज किंतु हल्की गुलाबी रोशनी बाहर आ रही थी और सारे क्षेत्र को अपनी चमक से भर रही थी। बोंकू बाबू ने कभी सपने में भी ऐसी अद्भुत दृश्य की कल्पना नहीं की थी। चकित होकर कुछ क्षणों तक इस दृश्य को ताकने के बाद बोंकू बाबू ने गौर किया कि वो वस्तु यद्यपि निश्चल थी, फिर भी निर्जीव नहीं लगती थी। उसमें एक विचित्र प्रकार की झिलमिलाहट थी और शीशे का गोला उसी तरह उठ गिर रहा था जैसे सांस लेते समय छाती फूलती और गिरती है। उसे अच्छी तरह देखने के उद्देश्य से वो 2-4 कदम और आगे बढ़ गए, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट उनके शरीर के पार हो गया हो। अगले ही क्षण वो पूरी तरह स्थिर अर्थात निष्कंप हो गए। किसी अदृश्य रस्सी से उनके हाथ और पांव बांध दिए गए थे। वो न आगे जा सकते थे और न पीछे। कुछ पलों के बाद बोंकू बाबू ने उसी जगह बंद कर खड़े खड़े देखा कि उस वस्तु ने सांस लेना धीरे धीरे बंद कर दिया है। उनके कानों में हो रही गूंज और गुनगुनाहट उसी क्षण बंद हो गई। क्षण भर बाद एक आवाज निकली जिसने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। आवाज मानवीय प्रतीत होती थी, किंतु बहुत अधिक बारीक आवाज थी। मिलिपे पिंक्रक, मिलिपे पिंक्रक, उसने जोर से कहा। बोंकू बाबू चौंक गए। इसका क्या मतलब था? ये कौन सी भाषा थी और बोलने वाला किधर था? उसके अगले शब्दों को सुनकर बोंकू बाबू का दिल दोबारा उछल गया। आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्यों, ये तो अंग्रेजी शब्द थे। क्या ये प्रश्न उनसे पूछा गया था? बोंकू बाबू सांस लील गए। मैं बोंकू बिहारी दत्त सर, बोंकू बिहारी दत्त, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम अंग्रेज हो? क्या तुम अंग्रेज हो? आवाज ने आगे पूछा। नहीं सर, बोंकू बाबू ने पलटकर जोर से बोला। बंगाली सर, एक बंगाली कायस्थ। इसके बाद कुछ पल की खामोशी। फिर आवाज लौट आई। इस बार लहजा एकदम स्पष्ट था। नमस्कार। बोंकू बाबू ने चैन की सांस ली और नमस्कार के बदले नमस्कार कहा। फिर अचानक उन्होंने महसूस किया कि जिन अदृश्य बंधनों ने उन्हें कसकर बांध रखा था वे गायब हो गए थे। वो भाग जाने के लिए अब मुक्त थे, लेकिन भागे नहीं। अब उनकी चकित आंखें देख सकती थीं कि शीशे के खोल का एक हिस्सा एक तरफ खिसकते हुए एक द्वार की भांति खुल रहा था। उस द्वार से एक सिर बाहर निकला, एक सफाचट चिकनी गेंद जैसा, और फिर एक अनोखे प्राणी का शरीर। उसके बाजू और उसकी टांगें बहुत पतली थीं। उसके सिर को छोड़कर उसका सारा शरीर एक चमकदार व गुलाबी पोशाक से ढका हुआ था। उसके सिर के दोनों ओर कानों की जगह एक एक छेद था। चेहरे पर नाक की जगह 2 छेद थे और जहां मुंह होना चाहिए था वहां एक और छेद था। बालों का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें गोल और चटकीले पीले रंग की थीं। अंधेरे में आंखें बहुत चमक रही थीं। वो प्राणी धीरे धीरे चलकर बोंकू बाबू की तरफ आया और उनसे 2-4 फीट की दूरी पर रुक गया। फिर उसने अपलक सीधे उनकी ओर ताकते हुए देखा। बोंकू बाबू ने स्वतः अपने हाथ जोड़ दिए। करीब 1 मिनट उनको घूरने के बाद वो प्राणी उसी आवाज में बोला, जो बांसुरी से निकलने वाले सुरों से अधिक मिलती थी। क्या तुम मानव हो? हां। क्या ये पृथ्वी है? हां। आहा, मैंने यही सोचा था। मेरे उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे प्लूटो के पास जाना था। मुझे निश्चित नहीं था कि मैं कहाँ उतरा हूं। इसी कारण मैं तुमसे उस भाषा में पहले बोला जो भाषा प्लूटो पर बोली जाती है। जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ सकता था कि मैं पृथ्वी पर उतरा हूं। समय और प्रयास पूरा बर्बाद हो गया। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है,
मंगल ग्रह की ओर जाने की बजाय मैं भटक कर जुपिटर के पास चला गया। उसने मुझे पूरा 1 दिन रोके रखा। बोंकू बाबू से कुछ कहते नहीं बना। वो बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे क्योंकि उस प्राणी ने लंबी व पतली उंगलियों वाली अपनी बाहों और टांगों से उन्हें दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा कर चुकने के बाद उसने अपना परिचय दिया। मैं ऐसा हूं, क्रेनियस ग्रह का निवासी, मानव से कहीं अधिक श्रेष्ठ। क्या? मुश्किल से 4 फीट का, इतने पतले दुबले अंगों और अजीब से चेहरे वाला ये प्राणी मनुष्य से श्रेष्ठ है? बोंकू बाबू की हंसी छूटने वाली थी। एंग ने तुरंत उनके मन को पढ़ लिया। इतना शक्की होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे साबित कर सकता हूं। तुम कितनी भाषाएं जानते हो? बोंकू बाबू ने अपना सिर खुजाया। बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी, थोड़ी बहुत हिंदी। मेरा मतलब, आपका मतलब है 2.5? हाँ, मैं 14,000 भाषाएं जानता हूं। आपके सौर जगत में एक भी भाषा ऐसी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। आपके जगत के बाहर ग्रहों पर बोली जाने वाली 31 भाषाएं भी मुझे आती हैं। उनमें से 25 ग्रहों पर मैं जा चुका हूं। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 50 वर्ष का हूं। मैं 33 वर्ष का हूं। क्या तुम जानवर खाते हो? बोंकू बाबू ने हाल ही में काली पूजा के दिन मांस कोरमा खाया था। वो इनकार कैसे कर सकते थे? हमने कई सदी पहले मांस खाना छोड़ दिया, एंग ने उन्हें बताया। उसके पहले हम अधिकतर प्राणियों का मांस खाया करते थे। मैं तुमको भी खा जाता। बोंकू बाबू ने मुश्किल से निगला। एक नजर इसे देखो। एंग ने उन्हें एक छोटी सी चीज दी। ये किसी को भी ज्यादा करीब आने से रोक देगी। ये वस्तु किसी भी शत्रु को वास्तव में शारीरिक रूप से चोट पहुंचाए बिना पूरी तरह से शक्तिविहीन कर सकती है। अब बोंकू बाबू वास्तव में हक्के बक्के रह गए। उनका मन पहले से कम चकित अनुभव कर रहा था। एंग ने कहा, क्या कोई ऐसी जगह है जो आप देखने जाना चाहते हैं, या कोई ऐसा दृश्य जिसे देखने की आपकी इच्छा थी लेकिन कभी देख नहीं सके? बोंकू बाबू ने सोचा, क्यों, पूरी दुनिया ही देखना बाकी है। वो भूगोल पढ़ाते थे, लेकिन बंगाल में कुछ गांवों और शहरों के अलावा उन्होंने देखा ही क्या है। बंगाल में इतना कुछ देखने योग्य है कि उन्हें कभी इतना अवसर नहीं मिला कि जाकर देख पाते। हिमालय की बर्फ ढकी पहाड़ियां, दीघा में सागर, सुंदरवन के जंगल, या फिर शिवपुर में वो प्रसिद्ध बरगद का वृक्ष। फिर भी उन्होंने एंग को इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत कुछ है जो मैं देखना चाहूंगा, उन्होंने अंततः स्वीकार किया, लेकिन सबसे बढ़कर मैं उत्तरी ध्रुव देखना चाहूंगा। मैं एक गर्म देश से हूं, इसलिए आप समझ सकते हैं। एंग ने एक छोटी ट्यूब निकाली जिसका एक सिरे पर शीशे का ढक्कन था। इसमें आंख लगाकर देखो, एंग ने न्योता दिया। बोंकू बाबू ने शीशे में ताका और महसूस किया कि उनके बाल खड़े हो गए हैं। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो अपनी आंखों पर असल में विश्वास कर सकते हैं? उनकी आंखों के सामने एक विशाल बर्फीला, बर्फ के बड़े बड़े टीलों से भरा हुआ मैदान था। सर्वत्र हिम और बर्फ बिछी हुई थी। उनके सिर के ऊपर गहरे नीले आसमान के सम्मुख इंद्रधनुष के सारे रंग भिन्न भिन्न आकृतियां बना रहे थे, और वे आकृतियां हर क्षण एक नया रूप ले रही थी। उत्तर ध्रुवीय ज्योति, वो क्या था? एक इग्लू, ध्रुवीय रिक्षों का झुंड वहां था। ठहरो, एक और जानवर था, एक विचित्र विशेष प्रकार का जीव। हां, ये एक वॉलरस था, यानी तरियाई घोड़ा। वास्तव में वे 2 थे और लड़ रहे थे। उनके गजदंत अनावृत थे, मूली जितने बड़े और लंबे, और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। मुलायम व सफेद बर्फ पर चटकीले लाल रक्त की धाराएं बह रही थी। वो दिसंबर का महीना था और बोंकू बर्फ की परतों के नीचे छिपे एक क्षेत्र को देख रहे थे। फिर भी उनका पसीना छूटने लगा। ब्राजील के बारे में क्या विचार है? क्या तुम वहां जाना नहीं चाहते? एंग ने पूछा। बोंकू बाबू को तुरंत उन घातक मांसखोर मछलियों की याद आ गई जिन्हें स्थानीय भाषा में पिरान्हा कहा जाता है। आश्चर्य! एंग को कैसे मालूम कि वो क्या देखना चाहेगा? बोंकू बाबू ने दोबारा उस ट्यूब में देखा।
उन्हें एक घना जंगल नजर आया। जंगल इतना था कि सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से छन कर वहां मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस वन में एक विशालकाय पेड़ था और उसकी एक शाखा से जो लटक रहा था वो क्या था? हे भगवान! इतने सांप की वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एनाकोंडा सांप, ये नाम उनके मन में कौंध गया। हाँ, इसके बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा था। इसे अजगर के मुकाबले बहुत बड़ा बताया गया था। लेकिन मछली कहाँ थी? ओह, एक नजर थी पास में। नहर के किनारों पर घड़ियाल पड़े हुए धूप में सो रहे थे। उनमें से एक हिला। वो पानी के अंदर जाने वाला था। छपाक! बोंकू बाबू छपाक की आवाज सुन भी सके, लेकिन वो था क्या? घड़ियाल बहुत जल्दी पानी से बाहर निकल आया था। क्या ये वही? घड़ियाल की आंखें बाहर निकली हुई थी। बोंकू बाबू ने गौर किया कि उसके पेट पर कोई मांस बाकी नहीं रह गया था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके बाकी बचे मांस को 5 मछलियां अपने पैने दांतों से काटने खाने में जुटी हुई थी। पिरान्हा मछलियां। बोंकू बाबू इस दृश्य को और अधिक सहन नहीं कर सके। उनका अंग अंग कांपने लगा और दर्द से सिर घूमने लगा। क्या आप मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं? एंग ने जानना चाहा। बोंकू बाबू ने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराई। हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से, बेशक, वो टरटराए। बहुत अच्छा, अब सुनो, मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं और मैंने तुम्हारे बाजुओं, तुम्हारी टांगों को जांच परख लिया है। तुम एक बहुत घटिया जाति के हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मानव जाति जैसी होती है, उसके लिहाज से तुम बहुत बुरे नहीं हो। मेरा मतलब है, तुम एक भले आदमी हो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक बड़ा दोष है। तुम बहुत दब्बू और नरम हो। इसी कारण तुमने जीवन में इतनी कम तरक्की की है। तुम्हें अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठानी चाहिए, और यदि कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है या किसी कारण के बिना तुम्हारा अपमान करता है तो हमेशा उसका विरोध करना चाहिए। अन्याय या अपमान को चुपचाप सहन कर लेना गलत है, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि किसी भी जीव के लिए, कहीं भी। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि सच तो ये है कि इस समय मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी पृथ्वी पर अब और अधिक समय नष्ट करना बेकार है। मुझे चलना चाहिए। गुड बाय मिस्टर एंग। मुझे खुशी है कि मैंने आपका। बोंकू बाबू अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। एक पल से भी कम समय में जो हो रहा था उसे वो समझ पाते उसके पहले ही एंग उछलकर अपने अंतरिक्ष यान में चढ़ गया था और पोंचा घोष के बांस उपवन के बहुत ऊपर जा चुका था। फिर वो पूरी तरह लुप्त हो गया। बोंकू बाबू ने गौर किया कि टिड्डों ने फिर से ची ची करना शुरू कर दिया है। वास्तव में बहुत रात हो गई थी। बोंकू बाबू पुनः अपने घर की तरफ चल पड़े। उनके मन में अभी तक एक आश्चर्यजनक धुंध थी। धीरे धीरे हाल की घटनाओं की पूरी उलझन दूर होने लगी। एक आदमी नहीं, वो कोई आदमी नहीं था, वो एंग था। किसी अज्ञात ग्रह से यहां आया था, जो जानता था कि किसी ने तो उपग्रह का नाम कभी सुना होगा और उस व्यक्ति से उसने बात की। कितना अद्भुत, पूर्णतया अविश्वसनीय। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग बसते हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत अनुभव पाने का अवसर किसे मिला? बोंकू बिहारी दत्त, कांकुरगाछी प्राइमरी स्कूल में भूगोल और बंगाली के अध्यापक को, किसी और को नहीं। आज से कम इस विशेष मामले में तो इस समस्त विस्तृत विश्व में वो अद्वितीय था। बोंकू बाबू ने महसूस किया कि वो अब चल नहीं रहे हैं। उनके पैरों में जैसे स्प्रिंग लग गए थे और वो चलने की बजाय वास्तव में नाचते हुए जा रहे थे। अगला दिन रविवार था। श्रीपत बाबू के घर में होने वाली सामान्य साप्ताहिक बैठक में सब लोग पहुंच गए थे। स्थानीय समाचार पत्र में उस विचित्र रोशनी के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, लेकिन ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी। लिखा था कि बंगाल में केवल 2 स्थानों पर गिने चुने लोगों ने उस रोशनी को देखा था। अतः इस रिपोर्ट को भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा था जिसमें उड़न तश्तरी देखे जाने संबंधी रिपोर्टों को रख दिया गया था। आज की महफिल में पोंचा घोष भी मौजूद था। वो अपने बांस वन के बारे में बात कर रहा था। वन के बीच तालाब के चारों ओर लगे बांस वृक्षों के सारे पत्ते झड़ गए थे।
जाड़ों में पत्तों का झड़ना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन रात भर में इतने सारे वृक्षों का पूरी तरह नंगा हो जाना निश्चित रूप से एक असाधारण घटना थी। हर कोई इस संबंध में बात कर रहा था। तभी भैरव चक्रवर्ती अचानक बोल पड़े, आज बोंकू को इतना विलंब क्यों हो रहा है? सब लोग चुप हो गए। अब तक किसी ने भी बोंकू बाबू की गैर मौजूदगी की ओर ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता कि बणकुम आज अपना चेहरा दिखाने आएगा। क्या कल उसे कुछ कम सुनना पड़ा था जब उसने अपना मुंह खोला? निधु बाबू ने कहा। नहीं नहीं, श्रीपत बाबू ने चिंता जताई। बोंकू को हमारे बीच अवश्य होना चाहिए। रामकनाई, जाओ और हो सके तो उसे लेकर आओ। ठीक है, अपनी चाय खत्म होते ही जाता हूं मैं, रामकनाई ने जवाब दिया और वो चाय का घूंट भरने ही लगा था, तभी बोंकू बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। नहीं, प्रवेश किया कहना गलत होगा। ये एक छोटा सा तूफान था जो एक छोटे कद के सांवले आदमी के रूप में हवा के तेज झोंके की तरह घुसा चला आया था, सबको स्तब्ध करने। फिर वो हरकत में आ गया। बोंकू बाबू ने ठहाका लगाया और करीब 1 मिनट तक वो जोर जोर से हंसते रहे। इस तरह हंसते उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था, खुद बोंकू बाबू ने भी नहीं। जब उन्होंने अंततः हंसना बंद किया, उन्होंने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के बाद आप मुझे अपनी महफिल में कभी नहीं देखेंगे। आज मेरे यहाँ आने का एक ही कारण है कि मैं जाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, ये आप सबके लिए है। आप लोग बहुत कुछ बकवास करते हैं। सिर्फ मूर्ख ही उन चीजों के बारे में बहुत बोलते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। दूसरी बात, ये चंदी बाबू के लिए है। आपकी उम्र में दूसरे लोगों के जूते और छाते छिपा कर रखना न केवल छिछोरी हरकत है, बल्कि पूरी तरह गलत भी है। कृपया मेरा छाता और मेरे बादामी रंग के कैनवस शूज कल मेरे घर लेकर आएं। निधु बाबू, अगर आप मुझे बणकुम पुकारते हैं तो मैं आपको बुद्धू बुलाऊंगा और आपको उस नाम का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। और श्रीपत बाबू, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बेशक आपको चाटुकार रखने का पूरा हक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से आप मुझे उनकी सूची से निकाल बाहर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बिल्ली भेज सकता हूं, वो पांव चाटने में बहुत अच्छी है। और अरे, आप भी यहां मौजूद हैं पूंछा बाबू। मैं आपको तथा अन्य सभी को सूचित करना चाहता हूं कि कल रात क्रेनियस नामक ग्रह से एक एंग आया था और आपके बांस वन में तलैया पर उतरा था। हमारी आपस में खूब बातचीत हुई। वो आदमी, क्षमा करें, एंग, बहुत स्नेही और मिलनसार था। बोंकू बाबू ने अपना भाषण समाप्त किया और भैरव चक्रवर्ती की पीठ पर ऐसी जोरदार धौल जमाई कि उसका दम घुटने लगा। फिर बोंकू बाबू बाहर निकल गए, तेज कदमों से चलते हुए, अपना सिर ऊंचा रखे हुए। उसी क्षण रामकनाई के हाथ से प्याला छूटकर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया और वहां मौजूद अधिकतर लोगों के ऊपर चाय छिटक गई।